म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके, एसआईपी और लमसम। एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा शेयर बाजार या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जहां पर आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसा क्या मैं सही टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। लमसम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% पैसा एक बार में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बोनस आया है, कहीं से इनहेरिटेंस आई है, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा कमाई करी उसको इन्वेस्ट करना है। इस टाइम पे आपको एक टेंशन सताती है कि क्या मैं सही टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या फिर मैं सही म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा एकदम से 20% नीचे गिर गया, 30% नीचे गिर गया, तो मुझे लॉस उठाना पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आज की इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें मैं लमसम इन्वेस्टिंग के ऊपर सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट का एंड कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको लमसम करना चाहिए उस चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, रूबीफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं लमसम इन्वेस्टिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा अलग होता है। एसआईपी के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी एक पर्टिकुलर डेट पे चलाते हो, हर महीने के अंदर अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो फिक्स रहता है बट यूनिट्स कम ज्यादा होती रहती हैं। आज अगर 5,000 रुपए की एसआईपी चला रहे हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपकी यूनिट 50 रुपए की है, तो आपके अकाउंट में 100 यूनिट उस स्कीम की आ जाएंगी। बट अगर कल वो एसआईपी डेबिट होगी और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड की जो एनएवी थी वो 45 रुपीज हो गई, तो आपके अकाउंट में 111 यूनिट आएंगी। बट वहीं अगर वो एनएवी 55 रुपीज की हो गई, तो आपके अकाउंट में 91 यूनिट्स आएंगी। ऐसे करते 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 5 साल या 10 साल की एसआईपी जब आप चलाते हो, तो आपके अकाउंट पे एवरेज करके यूनिट्स कलेक्ट हो जाती हैं, और जब मार्केट रिटर्न बना के दे रहा होता है, तो इन एवरेज प्राइस के ऊपर कलेक्ट हुई यूनिट्स के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, जहां पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको लॉस उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, क्या आप सही टाइम पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जबकि लमसम के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस पॉइंट पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपने गलत टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी, आपने मार्केट को ओवर वैल्यूड या एक्सपेंसिव बाय किया, तो आपका जो 12% का रिटर्न आप एम करके चल रहे थे, शायद वो 10% आ जाए या 9% आ जाए। वहीं अगर आपने मार्केट में अंडर वैल्यूड टाइम पे इन्वेस्टिंग करी या फिर एवरेज प्राइस पे बाइंग करी, तो उस टाइम पे आपका जो 12% का रिटर्न है, शायद वो बेटर होके 13, 14 या 15% तक चला जाए। इसीलिए लमसम के अंदर आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग करते हो। तो कैसे आप अपनी सही टाइमिंग चूज करो, उसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं। सबसे पहले, आप अपने लमसम अमाउंट को, अगर आप श्योर नहीं हो कि इस पॉइंट पे डालना है, तो आप उसको बाय पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप इस पैसे को 10 इंस्टॉलमेंट या 20 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिवाइड करके अगले 1 से 1.5 साल के अंदर डिप्लॉय करोगे, तो आप जो बेनिफिट एसआईपी में उठा पाते वही सेम बेनिफिट यहाँ पे उठा पाओगे। बट एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैंने ये पैसा अपने अकाउंट में रखा, तो ये पैसा मुझसे या तो खर्च हो जाएगा या फिर मैं उसके ऊपर उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाऊंगा जो शायद मैं एक एफडी के अंदर रखता। अगर एफडी में उठा के पैसा डाल दिया, तो बार बार एफडी तोड़नी पड़ेगी और उसको फिर म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर करी, और उसमें से आपने एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान चला के जिस भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, वहां पे एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन लगा दी। ये एक एसआईपी की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे आपका जो डेबिट है वो आपके बैंक अकाउंट पे ना आकर इस लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड में से पैसे को निकाल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी कंपनी का आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने वाले हो, उसी कंपनी का आप लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना, तभी ये एसटीपी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। इससे आपका पैसा एवरेज होकर इक्विटी मार्केट में डिप्लॉय भी हो जाएगा, आपका एक पॉइंट पे एंटर होने का जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगा, और अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उस चीज का भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टर के लिए जो अपने पैसे को डिवाइड नहीं करना चाहते, आज ही सारी इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, बट ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं सही टाइम पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है trendline.com, जहां पर हम
मार्केट का पी रेशो चेक करेंगे। पी रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, जिससे मार्केट में वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है ये हमें चेक करने को पता चलता है। तो मार्केट में ओवरऑल 500 कंपनीज की क्या वैल्यूएशन है उसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे निफ्टी 500 के इंडेक्स को। ये निफ्टी 500 का इंडेक्स के अंदर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कंपनीज देखने को मिल जाती हैं, जिससे आपको ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन क्या है वो पता चल जाएगी। जब आप सर्च बार में जाके निफ्टी 500 टाइप करोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जहां पर आपको पी रेशो पे क्लिक करना है। अब ये पी रेशो आपको 23.3 का दिखा रहा है। क्या ये महंगा है या सस्ता है? इस बात को समझने के लिए हमें इस पी रेशो को कंपेयर करना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री के साथ। तो नीचे आएंगे और ग्राफ पे जाके 5 ईयर हिस्ट्री को हम सेट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हाई और लो लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि निफ्टी 500 का जो हाई लेवल दिखा रहा है वो 28 का दिखा रहा है, और लो लेवल जो कंटिन्यूअसली बार बार लो लेवल देखने को मिल रहा है वो 19 से लेके 21 के बीच में दिखा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 26 से लेके 28 के बीच में आपको हाई लेवल देखने को मिल रहा है, और जो बॉटम दिख रहा है वो 19 से 21 के बीच में देखने को मिल रहा है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि जब भी मार्केट 19 से 21 के बीच में आ रहा है तो मार्केट सस्ता है, और जब मार्केट 26 से ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे मार्केट महंगा है। 23 का जो पी रेशो निकल के आ रहा है वो एवरेज मार्केट कंडीशन को दिखा रहा है। शायद ये पोर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। इसको कैसे समझते हैं, पी रेशो क्या होता है, हाई लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बॉटम आइडेंटिफाई करते हैं, और इस रेशो को कितनी बार चेक करना चाहिए, इसको क्यों चेक करना जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं मेरी संडे की लाइव मास्टर क्लास के अंदर, जो कि हाईली सुटेबल है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लमसम के थ्रू करते हो, जिससे आपको ये पता चल सके बिना किसी से बार बार पूछे कि क्या आपको अपनी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस क्लास का पार्ट बनना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जब भी आप पी रेशो चेक करोगे तो आपको एक इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सस्ता खरीद रहे हो या महंगा खरीद रहे हो। जितना ज्यादा पी रेशो उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने आप से खुद सवाल पूछो कि जब भी आप ट्रेडिंग करने चाहते हो, इन्वेस्टिंग करने जाते हो या कोई बिजनेस करने चाहते हो, वहां पे आप सस्ते से सस्ता बाय करके महंगे से महंगा सेल करना चाहते हो। तो इसीलिए आपको अपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी सस्ते से सस्ते मार्केट कंडीशन में करना है, और उसको चेक करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक टूल बता दिया है। तो ये था दूसरा तरीका जिसकी मदद से आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को किस टाइम पे करना है इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसको समझाने के लिए आपको अपने आप से दो सवाल पूछने की जरूरत है कि आपके पास जो भी पैसा आया है वो कहां से आया है, और जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो वो किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप रिटायर हुए हो और आपके पास आपकी पीपीएफ या ईपीएफ अकाउंट से काफी सारा पैसा निकल के आया है। अब आप इसे आने वाली अपनी रिटायरमेंट लाइफ को सफिशिएंटली फंड करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक मंथली इनकम निकल के आए, टैक्स कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए, जो पहले दिन से ही या फिर 1 साल के बाद से आपके पास आना शुरू हो जाए। तो इस रीजन की वजह से आप अपने लमसम के लिए स्कीम को अलग चूज करोगे। बट लेट सपोज आपके पास बोनस आया है और आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने लिए होम खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो शायद आपकी जो स्कीम सिलेक्शन है वो इस दूसरे गोल के लिए बहुत ही अलग रहेगी और पहले गोल के लिए बहुत ही अलग रहेगी। तो मैं एक एक करके इन सभी तरीके के गोल्स के लिए जिसके लिए आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो उसको आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी रहने वाली है, ऐसे गोल जो आप अगले 1 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो सकता है कि आपके पास लमसम अमाउंट आए और आप उसको अगले 1 साल में ही कंज्यूम कर लो। आपको वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, घर का रिपेयर कराना है। इन सारी चीजों के लिए जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो बिना रिस्क की इन्वेस्टमेंट के अंदर जानी चाहिए, जैसे कि लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड या फिर आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, डिपेंडिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। टैक्स लायबिलिटी कैसे समझते हैं उसको भी मैंने डिटेल में इस मास्टर क्लास के साथ जो हम कोर्स देते हैं उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अगले 1 से 3 साल के अंदर करने के बारे में सोच रहे हो बट आप उसके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप उस पैसे को स्टेबिलिटी से ग्रो कराना चाहते हो, एफडी को बीट करना चाहते हो, जब चाहो तब आपके पास पैसा निकल के आ जाए, इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, तो आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड से लेके बैलेंस हाइब्रिड फंड जहां पे 30% शेयर बाजार से लेके 50% शेयर बाजार का एक्सपोजर रहता है, रिमेनिंग पैसे को बॉन्ड्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। यहां पर भी आपके पैसे की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है।
मार्केट के कंपैरेबल रिटर्न, एग्जैक्टली शेयर बाजार वाले रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट शेयर बाजार वाली उठापटक भी आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके के म्यूचुअल फंड आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल रहने वाले हैं। यहां पर फायदा ये है कि आपको खुद से बैठ के शेयर बाजार जज नहीं करना, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे बाइंग सेलिंग करेगा, इक्विटी और बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाना है, कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, इन सारे डिसीजंस को लेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप 3 से 5 साल के बीच में करने के बारे में सोच रहे हो, जहां पर आप इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा लेके जाना चाहते हो, मार्केट को थोड़ा सा बीट भी करना चाहते हो, बट फिर भी स्टेबिलिटी जैसे कि गोल्ड सिल्वर जैसी इन्वेस्टमेंट या फिर बॉन्ड्स के अंदर कुछ पैसे को मेंटेन करना चाहते हो, तो यहां पर आपके लिए मल्टी एसेट से लेके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड सुटेबल रहने वाले हैं। इस कैटेगरी के अंदर आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप वन टाइम ही करने के बारे में सोच रहे हो तो अगेन आप अपना पी रेशो चेक करोगे और जब मार्केट सस्ती मिल रही होगी उस टाइम पे अपने डिप्लॉयमेंट करने के बारे में सोचोगे, ताकि मार्केट का रिस्क आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम हो जाए और आप अपने पैसे को एक स्टेबल पोर्टफोलियो जिसके अंदर मल्टीपल एसेट क्लासेस है उसके अंदर डिप्लॉय कर पाओ। लास्ट ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आप शेयर बाजार के अंदर अपना पैसा कंप्लीटली डालना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम पीरियड 5 साल या उससे ज्यादा का है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने आपको पहला डिप्लॉयमेंट करने का तरीका बताया था, जहां पर आप अपने पैसे को डिवाइड कर देते हो, उसको हमेशा फॉलो करो। इवन इफ अगर आपको मार्केट सस्ता मिल रहा है तो आप 10 महीने की जगह उस पैसे को 3 से 6 महीने के अंदर डिप्लॉय कर दो, बट कभी भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शेयर बाजार के अंदर आप एक ही पॉइंट पे अपना सारा पैसा डिप्लॉय कर दो, क्योंकि उसमें रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक ही एनएवी के अंदर एंटर करते हो, जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसी रीजन की वजह से इसमें पहले वाले तरीके, जिसमें आप लिक्विड बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को डिप्लॉय करके फिर उसके बाद इक्विटी फंड के अंदर इसको धीरे धीरे करके मूव कर दो, डिपेंडिंग आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप इस डिप्लॉयमेंट के टाइम पीरियड को छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज निकल के आ जाती हैं। अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, बट ध्यान देने वाली बात वहां पे ये रहेगी कि आपका टाइम पीरियड 8 से 10 साल से ज्यादा का होना चाहिए, जिससे ये मिड कैप और स्मॉल कैप की उठा पटक का आपके पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ना आए। सेकंड, अगर आप कम रिस्क लेके भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप जैसी कैटेगरी के अंदर ओवरली एलोकेटेड रह के मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को रिड्यूस कर सकते हो। ओवरऑल आपका एलोकेशन लमसम के अंदर कौन सी स्कीम के अंदर ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप ज्यादा रिस्की गोल के लिए या ज्यादा फ्लेक्सिबल गोल के लिए या ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका शेयर बाजार का एक्सपोजर बढ़ जाएगा। बट अगर आप कम रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसे को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, पैसे की स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करते हो, तो आपका बॉन्ड का एक्सपोजर या गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को प्लान करने की जरूरत है। ये वीडियो मैंने आपके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ताकि आपको अपने पैसे के ऊपर सही तरीके के इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिले, एंड आप किसी एडवाइजर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाओ तो आप उनसे सही सवाल पूछ सको, उनको सही इनपुट दे सको, जिससे उनको आपके पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प मिले। अगर आप पूरी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो संडे की मास्टर क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपने सवाल भी क्लियर कर सकते हो, एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर सही नॉलेज ढूंढ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट से लेके अवेयरनेस को बढ़ाने का काम मेरा और आपका दोनों का है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।